हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 44 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 43 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ सारे वीडियो की लिंक दी है, देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 44 रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। ये फाइनेंस कमीशन मैंने चैप्टर पूरा एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। इसके रिलेटेड टू 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिससे आपका फाइनेंस कमीशन स्ट्रांग हो जाएगा और हर एस्पेक्ट से पढ़ाऊंगा। देखते हैं। देखो, ये वीडियो 3 बजे आता है, दिन में 3 बजे, याद रखना। और वीक में 2 दिन, वेडनेसडे और संडे, याद रखोगे। वीक में 2 दिन आता है, आज है संडे और ये वीडियो आया है दिन में 3 बजे। जैसे ही आप 3 बजे वैसे ही सब काम छोड़ दीजिए और इस वीडियो को देखिए। लिमिटेड मिनट का वीडियो रहता है, बट आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी इवन रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली इन इंडिया फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर एवरी 5 ईयर। ये पूछा है कि बताइए फाइनेंस कमीशन क्यों सेटअप करा जाता है हर 5 साल में। हमें नहीं जानना, इसका आंसर नहीं देना, हमें पहले समझना है। जैसे जो मेरी स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको हर जो टॉपिक पढ़ाता हूं उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं। क्लियर? जैसे आप जानते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ 280। आर्टिकल ऑफ 280 क्या कहता है? आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। किससे? फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। और फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में सेटअप करा जाता है, एवरी 5 ईयर सेटअप करा जाता है। एंड जो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ दिस फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। याद रखोगे, प्रेसिडेंट इनके मेंबर अपॉइंट और चेयरमैन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और 5 साल के लिए सेटअप कराया जाता है। और अभी हमारे इंडिया में कितने, इंडिया में अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप हो चुके हैं। मतलब 16 फाइनेंस कमीशन सेटअप हो चुके हैं। और 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो याद रखना, डॉक्टर अरविंद पगरिया, डॉक्टर अरविंद पंगरिया। क्लियर? याद रखोगे। और इनका टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा? इनका टाइम ड्यूरेशन है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल 2026 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। इवन 31 मार्च 2031 तक इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। बट इससे पहले 17th फाइनेंस कमीशन सेटअप करना पड़ेगा। क्लियर? अब ये करता क्या है वो अपन ऑप्शन में समझेंगे। ये पूछा है कि जो फाइनेंस कमीशन आप 5 साल में सेटअप कराता है तो उसका काम क्या होता है? टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता। टू डिटरमाइन द फाइनेंस पोजीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ स्टेट इन द ग्रांट एंड रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। ये क्या है? जो फाइनेंस कमीशन सेटअप करा जाता है, इसका मेन एम होता है व्हाट इज दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये क्या रिकमेंडेशन था है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो टैक्स आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। बट ये क्या करता है? जब स्टेट के और सेंटर के बीच में टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि सेंटर फाइनेंस कमीशन करता है, बट स्टेट का काम क्या होता है? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है काम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या? स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप कराया जाता है, जो कि रिकमेंडेशन देता है कि कितना टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। याद रखोगे कौन सा आर्टिकल है? 280 है।
5 साल में 5 ईयर में सेटअप करा जाता है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्लियर। अभी 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप हुआ है जिनके चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पकरिया और उनका टाइम पीरियड कितना है? 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2000 तक। क्लियर। चलते बनाएंगे। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन। अभी पूछ रहा है कि बताइए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और यूनियन के बीच में किसके रिकमेंडेशन के बेस पर किया जाता है? तो डेफिनेटली फाइनेंस कमीशन के बेस पर, जो कि आर्टिकल 280 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज रिकमेंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट नीड ऑफ द रेवेन्यू टू द स्टेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये पूछा है कि बताइए ग्रांट नीड जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है स्टेट को कौन किसके रिकमेंडेशन दिया जाता है? तो डेफिनेटली फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन दिया जाता है। बट इसमें एक चीज याद रखना, एक मेन वी कैन से कंट्री पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर ये ग्रांट नेट यहां पर नहीं लिखा होता ग्रांट नेट ऑफ द रेवेन्यू और लिखा होता कि हु रिकमेंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द मनी आउट फ्रॉम द कंसर्न फंड ऑफ इंडिया, कौन आउट लेता है कंसर्न फंड ऑफ इंडिया? तो ये पार्लियामेंट पावर होती है जो कि एप्रोप्रिएशन बिल निकालती है। क्या? एप्रोप्रिएशन बिल निकालती है। एप्रोप्रिएशन बिल निकालती है। इसी बिल के जरिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से फंड निकाला जाता है। समझे मेरी बात को? और ग्रांट एंड नेट रेवेन्यू निकालने के लिए कौन रिकमेंड करता है? तो वो रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। बट यहां पर पार्लियामेंट पर पावर है, रिकमेंड नहीं करती पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पावर देती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड को निकालने की। क्लियर। वो एप्रोप्रिएशन बिल निकालती है। इसी तरह रिकमेंड कौन करता है ग्रांट इन एड रेवेन्यू के लिए? वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। चलते बनाएंगे। Which one of the following recommend the principle for sharing of revenue among union and state? बिल्कुल सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है फाइनेंस कमीशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूछा कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर इंडिया में देखा जाए टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट आर, ये पूछ रहा है कि बताइए जो टैक्स लगाया जाता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज और फ्यूचर मार्केट में ट्रांजैक्शन होते हैं वो किस बेसिस पर? तो लेविड बाय यूनियन, बिल्कुल लेविड बाय यूनियन। और कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल। देखो जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है। कितने शेड्यूल हैं बताइए? 12 शेड्यूल। कितने? 12 शेड्यूल है। और जिसमें से 12 शेड्यूल में से एक 7 शेड्यूल है। कौन सा है? 7 शेड्यूल। और 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। कौन कौन सी? 3 लिस्ट। पहली है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी? कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या है? देखो यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे ये पावर पार्लियामेंट पे है इस मैटर पर बिल पास करने की। क्लियर। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे इसके ऊपर बिल निकालने की पावर किस पे? स्टेट लेजिस्लेचर पर। इवन कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे इसकी पावर दोनों मिलके स्टेट और सेंटर दोनों मिलके बिल पास करती हैं। क्लियर। और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए सिर्फ ओनली पार्लियामेंट को पावर दिया है कि जो भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर नहीं है वो अदर है वीकेंड से, तो उसकी पावर सिर्फ ओनली पार्लियामेंट पे है। याद रखना। तो ये सही है बिल्कुल। लेविड बाय यूनियन, इसमें यूनियन ही स्टॉक मार्केट पर टैक्स लगाती है। और कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूछा कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ये पूछा कि बताइए इसमें से कौन से फंक्शन फाइनेंस कमीशन के सही है। टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ मनी आउट ऑफ कंसर्न फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। ये मैंने बताया था आपको प्रीवियसली, ये पार्लियामेंट का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? पार्लियामेंट का फंक्शन है कि कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना ये पार्लियामेंट की पावर है। इसके लिए पार्लियामेंट एक बिल निकालती है एप्रोप्रिएशन बिल, उसी के जरिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड निकाला जाता है। तो ये फाइनेंस कमीशन की पावर नहीं है। टू अलोकेट अमॉन्ग द स्टेट द शेयर ऑफ प्रोसीड ऑफ टैक्स, बिल्कुल सही है। ये पावर है फाइनेंस कमीशन की। टू कंसिडर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट नेट फ्रॉम स्टेट, बिल्कुल सही है। ग्रांट नेट का मैंने बताया था अभी आपको, वो सही है। टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर लेविंग टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द बजटरी प्रोसेस, नहीं, ये भी नहीं है। ये किसकी पावर है? फाइनेंस मिनिस्ट्री की पावर है। क्लियर।
क्लियर, याद रखोगे ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की पावर है। और इसमें से कौन सही है फाइनेंस कमीशन के, सेकंड एंड थर्ड, तो बी इसका आंसर है। विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पूछा कि फाइनेंस कमीशन के रेफरेंस से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट एनकरेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत है, ये कोई पावर नहीं है। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमॉन्ग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई काम नहीं है। क्लियर, इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल गलत है, ट्रांसपेरेंसी कोई काम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन अबव इज करेक्ट इन दिस करेक्ट। क्लियर, तीनों गलत हैं। Which one of the following is not function of फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूछा कि बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन फाइनेंस कमीशन का नहीं है। तो डिवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स बिल्कुल सही है, ये फंक्शन है। डिवोल्यूशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल सही है, ये फंक्शन है। अवार्ड ऑफ ग्रांट नेट बिल्कुल है। डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स बिल्कुल नहीं है। डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल फाइनेंस कमीशन इंडिया रिलेटेड टू, फेडरल फाइनेंस कमीशन का मतलब क्या है, तो फाइनेंस अमॉन्ग स्टेट बिल्कुल गलत है। फाइनेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर बिल्कुल सही है। फाइनेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, जैसे आप जानते हो कि फेडरलिज्म का मतलब ही क्या होता है कि डिवोल्यूशन ऑफ सेम पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। बट हमारे इंडिया में प्रॉपर फेडरलिज्म नहीं है, हमारे इंडिया में क्वाजी फेडरलिज्म है, क्योंकि सम टाइम व्हेन इमरजेंसी इज इम्पोज इन इंडिया सेंटर बिकम मोर पावरफुल। क्लियर, चलते बना के मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द फिजिकल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये पूछा कि बताइए ऐसी कौन सी एजेंसी है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में फिजिकल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। डेफिनेटली फाइनेंस कमीशन है जो कि रिजॉल्व करती है। द प्रोविजन रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ टैक्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये पूछा कि बताइए ऐसा जो यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्स डिवीजन करा जाता है उसके लिए कौन सा प्रोविजन है। अब सही इसमें से कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग फाइनेंस इमरजेंसी, बिल्कुल गलत है। फाइनेंस इमरजेंसी में कोई सस्पेंड नहीं होता टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के जरिए लगाई जाती है, इसी में क्या होता है कि एक आर्टिकल है 354, आर्टिकल 354 में लिखा है कि इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ड्यूरिंग इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल नंबर 356, तो 352 सॉरी 356 तो प्रेसिडेंट रूल है, याद रखना। हु इज चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, जैसे मैंने बताया कि यार डॉक्टर अरविंद पकरिया है, और 15 फाइनेंस कमीशन के एन.के. सिंह, और पहले फाइनेंस कमीशन के के.सी. नियोगी। और सबसे पहले फाइनेंस कमीशन कब सेटअप हुआ था, 1951 में, नवंबर 1951, याद रखना। के.सी. नियोगी सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने थे, याद रखना। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी फाइनेंस कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड, ये पूछा कि बताइए कितने फाइनेंस कमीशन अभी तक सेटअप हो चुके हैं। तो मैंने बताया 16 फाइनेंस कमीशन अभी जो लेटेस्ट है, जो कि चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पकरिया, जिनका टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और लास्ट कब तक, 5 साल के लिए होता है, और 31 मार्च 2031 तक रहेगा इनका टाइम पीरियड। फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, ये पूछा कि बताइए फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, तो इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं एक्सक्लूडिंग चेयरमैन, और अगर इंक्लूडिंग चेयरमैन, सॉरी एक्सक्लूडिंग नहीं, अगर 4 मेंबर एक्सक्लूडिंग चेयरमैन और अगर 5 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन, तो चेयरमैन और 4 अदर मेंबर। तो इसी के साथ फाइनेंस कमीशन छोटा चैप्टर है, इसलिए मैंने क्या है कम ही क्वेश्चन कवर करे हैं और हर एस्पेक्ट से आपको पढ़ाया है, और आपके इसी में से क्वेश्चन आने हैं, ये मेरी गारंटी है। फाइनेंस कमीशन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही आर्टिकल है इसका रिलेटेड, और जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इवन हर टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है फाइनेंस कमीशन का, देख लेना, आपके लिए रिलीवेंट रहेगा। क्लियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 45th ऑफ लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।